अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। पूरी बात समझने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 50% टैरिफ अब लागू हो गया है, जो शॉर्ट टर्म एक्शन की बात हम कर रहे हैं, सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है जिससे देश की इंडस्ट्री, देश के कारोबारियों पर जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका कम से कम असर देखने को मिले? देखिए, इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्टर्स के साथ कई दौर की बैठकें की और बैठकों का सिलसिला जारी है। लेकिन सारे एक्सपोर्टर्स ने एक सुर में जो बात कही वो ये कि 50% टैरिफ लगने की वजह से जो सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स के पास नकदी की समस्या हो जाएगी, जिसको लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। इसको दूर किया जाए। तो सूत्र बता रहे हैं कि इसको दूर करने के लिए सरकार बहुत जल्द ही एक्सपोर्टर्स के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान कर सकती है रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के। लोन मोरेटोरियम का मतलब ये होगा कि एक्सपोर्टर्स ने जो लोन ले रखा है उस लोन को फिलहाल कुछ समय के लिए नहीं चुकाएंगे तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उनके अकाउंट को एनपीए नहीं घोषित किया जाएगा, उनको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। ये नहीं चुकाने की छूट चालू कारोबारी साल के आखिर तक यानी 31 मार्च 2026 तक की दी जा सकती है इस लोन मोरेटोरियम में। इससे एक्सपोर्टर्स के ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि लोन कैसे चुकाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक्सपोर्टर्स के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम ECLGS एक स्कीम होती है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया जाता है। छोटे एक्सपोर्टर्स को उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को जल्द से जल्द फायदा पहुंचे सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरी स्कीम होती है एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड। इसके तहत क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके एवज में जो पैसा लिया जाता है उसको रियलाइज करने का समय अवधि होता है, उस समय अवधि को बढ़ा दिया जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स के पास तत्काल भुगतान करने की चुनौती यहां पर ना हो। तो ऐसे कई सारे कदम सरकार तत्काल शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पर उठाना चाहती है एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए, खासतौर से उनको जिनको 50% यूएस टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बड़ी जानकारी बताई कि किस तरह से शॉर्ट टर्म एक्शन सरकार का जल्द ही देखने को मिल रहा है। और अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो 50% टैरिफ बढ़ाया गया है, लॉन्ग टर्म एक्शन को लेकर क्या सरकार की पॉलिसी या फिर योजना रह सकती है? देखिए, लॉन्ग टर्म के तौर पर सरकार इस पूरे हालात को आपदा में अवसर की तरह देख रही है। जिस तरीके से कोविड के दौरान सरकार ने कई सारे मौके को इनकैश किया था और कई सारे कदम उठाए थे, वैसा ही इस वक्त उठाना चाहती है, खासतौर से एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि नए नए बाजार, नए नए मार्केट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, जिसको मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम कहते हैं, फोकस्ड मार्केट स्कीम कहते हैं। इसके लिए जिन जिन देशों के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ावा देना है। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है, उनको जल्द से जल्द करना है और उन देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जिन देशों में एक्सपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है वहां पे उन देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये एक फोकस है। दूसरा कि ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो भारत की भागीदारी अभी सिर्फ 2% है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दूसरे बाजारों की तलाश कैसे की जाए, ये एक फोकस है। तीसरा, कारोबार करने के रास्ते कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कैसे एक्सपोर्टर्स के लिए मुहैया कराई जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। और एक और, बजट में कई सारे ऐलान किए गए थे एक्सपोर्टर्स के लिए जो अभी तक कई लागू नहीं हो पाए हैं, उनको जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी होगी। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म मेजर है जो एक्सपोर्टर के लिए सरकार उठाना चाहती है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए दोनों मोर्चों पर काम हो रहा है। जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म मेजर्स जल्द ही सरकार उठा रही है और वहीं दूसरी तरफ पूरी योजना है कि किस तरह से लंबे वक्त तक एक्सपोर्टर इसमें आपदा में अवसर देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, अमेरिका के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने कपास पर ड्यूटी फ्री आयात 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने ड्यूटी फ्री आयात 40 दिन के लिए खोला था, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाया जा चुका है। इसका क्या फायदा होगा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। अभी कॉटन के आयात के ऊपर करीबन 11% की ड्यूटी लगती है। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने ये पूरे सेक्टर के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 40 दिन के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो ट्रंप के टैरिफ लागू हो गए और करीबन अब आपको अगर टेक्सटाइल का निर्यात करना है अमेरिका में तो कम से कम आपको 50% तक की ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को आगे भी राहत देना चाहती थी। तो इसके लिए सरकार ने ड्यूटी को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2025 तक। ये आपका
कपास को हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि टेक्सटाइल काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक हमको करीबन $100 बिलियन के टेक्सटाइल का निर्यात करना है। तो उसको देखते हुए सरकार इंडस्ट्री को राहत देना चाहती थी कि उनकी कैपिटल कहीं ब्लॉक ना हो जाए और इंडस्ट्री पहले की तरह काम करती जाए, लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पर ना गंवाना पड़े। तो इसके लिए सरकार ने जो कपास का इंपोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री 31 दिसंबर तक कर दिया। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। अगस्त सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव रहा। निफ्टी 211 पॉइंट गिरकर 24,501 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 706 पॉइंट गिरकर 80,081 पर बंद हुआ। तो पूरा अपडेट अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। तो आशीष, बताएं आज कैसा रहा बाजार में मूड? देखिए, कमजोर शुरुआत और बकायदा डे लो पर क्लोजिंग अक्रॉस द बोर्ड आपको बिकवाली देखने को मिली। चाहे आप सेंसेक्स की बात करें 700 अंकों का कट, निफ्टी बैंक 700 अंकों की गिरावट, निफ्टी बैंक 630 अंक नीचे, 1% से ज्यादा का कट। और निफ्टी में अगर आप देखें तो सिर्फ 24,500 नाम के लिए होल्ड हो गया, लेकिन वीकनेस साफ नजर आई। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स थे बढ़ने वाले। तो ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी रफ्तार देखने को मिली। इसके अलावा एल&टी है, कोल इंडिया यहाँ पर मूव रहे। बात करें अगर आप गिरने वाले शेयरों की तो यहाँ पर भी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, लेकिन इन्फी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही। ब्रॉडर मार्केट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर वोल्टास है, पेट्रोनेट एलएनजी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, कल्याण ज्वेलर्स जैसे जो स्टॉक है, यहाँ पर कोई बड़ा मूव नहीं है। 1 से 2-2.25% की तेजी और गिरने वालों की लंबी लिस्ट, जिसमें फैक्ट, सुंदरम फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प और एबी फैशन जैसे नाम है। शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए। तो बाजार की नजर कल होने वाली रिलायंस की एजीएम पर है। कौन से बड़े ऐलान इस एजीएम में हो सकते हैं, जानते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, बताएं कौन से बड़े ऐलान इस एजीएम में मुमकिन है? जी, रिलायंस के एजीएम की बात करें तो ऑब्वियसली एक रिकैप करते हैं। पिछले 4-5 एजीएम्स में रिलायंस ने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे कि 2020 में गूगल का $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, 2021 में सऊदी अरामको के चीफ को बोर्ड पे लाया गया। इसके अलावा 2022 में क्वालाकॉम के साथ पार्टनरशिप हुई। 2023 में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फैमिली मेंबर्स को जो है कमान दी गई काफ़ी सारे बिजनेसेस की। और 2024 की बात करें तो जियो जो कि टेलीकॉम बिजनेस है और रिटेल कारोबार, दोनों ही बिजनेसेस के एबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करने की अनाउंसमेंट की गई। 2025 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि अनलॉकिंग हो, क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं स्टेक सेल को, जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को दिया गया था। और अभी सेबी ने आईपीओ के नियम भी बड़े कंपनियों के लिए ढीले करने का प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं हम जियो और रिटेल के अनलॉकिंग के बारे में सुनना चाहेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन की बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म लगभग 12 लाख करोड़ और रिटेल लगभग 9.5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूड है। इसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो जो सोलार प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग, उसकी अपडेट पे ऑब्वियसली डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइज़र है, इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। दूसरी अपडेट्स में जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स का केपेक्स है, गैस की जो क्षमता विस्तार की योजना है, इसके अलावा हॉटस्टार का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, इस सारी चीज़ों पे एजीएम में जो है फोकस रहेगा। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। इनफैक्ट ब्लूमबर्ग पे जो डेटा अवेलेबल है उसमें 92% बाय रेटिंग के साथ अगर हम देखें तो 1950 तक के टारगेट हैं, जो कि करंट मार्केट प्राइस है लगभग 40% से ज़्यादा की अपसाइड सजेस्ट करते हैं। देखते हैं कल एजीएम में किस तरीके से स्पीच होती है और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस पे एजीएम खरी उतरती है कि नहीं। जी शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। सरकार रियल मनी गेमिंग कंपनियों को मनी गेम बंद करने के लिए ज्यादा समय नहीं देगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार बहुत जल्द ऑनलाइन गेमिंग बिल को नोटिफाई करेगी और इससे विदेशों से गेम्स खिलाने वाली कंपनियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। डिटेल्स ले लेते हैं असीम से। तो असीम, बताएं क्या तैयारी है सरकार की तरफ से? ना सिर्फ देश, अगर विदेशी कंपनियां भी इस तरह का काम करती है, क्या उन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा? रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाला कानून संसद से पारित हो चुका है, लेकिन अभी सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया है। जो रियल मनी गेमिंग कंपनियां थी वो सरकार से मांग कर रही थी कि इसको लागू करने में थोड़ी सी देरी करे, क्योंकि इसमें लाखों लोगों का रोजगार यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको लागू करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगी। सरकार इसको बहुत जल्दी ही इसको लागू करने की तैयारी कर रही है। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये लागू हो सकता है। खासतौर पर कि सरकार का कहना था कि उसके पास पूरी तरह से इसको लागू
करने का अधिकार है, क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 19 का 6 है वो सरकार को पावर देता है कि वो किसी भी रीजनल में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, तो सरकार उसका इस्तेमाल भी इसके अंदर करेगी। इतना ही नहीं, ऑफशोर मनी गेमर भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे इसके बाद से, क्योंकि जो रियल मनी गेम खिलाने वाली भारतीय कंपनियां थी उन्होंने बिल के पास होते ही अपने यहाँ पर इस गेम बंद करने की शुरुआत कर दी, लेकिन इसका फायदा ऑफशोर गेम खिलाने वाली कंपनियां वो उठा रही थी, तो सरकार ने साफ कर दिया कि उनको भी इसका फायदा बिल्कुल नहीं उठाना दिया जाएगा। और सरकार इसी बिल के तहत सेक्शन 1 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी गेम फैसिलिटेट कराता है, कोई भी उनको पैसे वहां पर देता है, तो उससे इस बिल के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार इसको बहुत जल्दी नोटिफाई करेगी ताकि जो ऑफशोर गेमिंग कंपनियां हैं वो इससे फ्लोरिश ना हो सके। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की। 2026 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के बदले गुजरात सरकार इस साल और अगले साल तक 4 रीजन में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। इसकी लॉन्चिंग आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इंडस्ट्री लीडर्स से अमेरिकी टैरिफ समेत अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। वाइब्रेंट समिट अब रीजनल तक जाएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, तो इस पर आपका क्या टेक है? आई थिंक पेनिट्रेशन की बहुत अभी ज़रूरत है कि गुजरात अकेले अहमदाबाद और सूरत और बड़े सिटीज़ से नहीं पावर हो सकता है। हमारा इकोनॉमी अब इतना बड़ा हो गया है कि द नेक्स्ट सेट ऑफ सिटीज़ वहाँ डेवलपमेंट को ले जाना है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव, अ फैंटास्टिक आइडिया, बिकॉज इफ वाइब्रेंट गोज टू ऑल दीज प्लेसेस, ये अलग अलग जगह अगर हम जाएंगे तो वहाँ के रीजनल एंटरप्रेन्योर्स और रीजनल एस्पिरेशंस को जो बढ़ावा मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सर, खासकर ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें, समूचे सेक्टर का, तो अब विकल्प के तौर पर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ खोज कर रही है यूएस को छोड़कर? आई थिंक आज इंडिया का अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है। पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया के तरफ देख रहा है। यूके के साथ हमने एफटीए साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ तो हमारा है ही, और अभी ईयू के साथ भी बात हो रही है। तो दुनिया भर में बहुत सारे बड़े मार्केट्स हैं और हमारा कंपेटिटिवनेस आज इतना अच्छा है कि ये हर एक मार्केट के जो ब्रांड्स है वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। राजीव गांधी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, किस तरह से आप देख रहे हैं अब रीजनल कॉन्फ्रेंस होंगी वाइब्रेंट की? अभी वाइब्रेंट गुजरात जो है अभी रीजनल लेवल पे ले जाना बड़ा उसका महत्व है, क्योंकि गुजरात राज्य इतना विकसित हो गया है और काफ़ी पॉकेट्स है जहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज़ है और ग्रोथ है, और अभी सबको वापस साथ में सबको जुड़ना है अहमदाबाद और गांधीनगर से। एक ही जगह से होने से सब लोग को एक जगह पर आना होता है। यहाँ पर सरकार हर जगह पर चाहती है, सरकार हर जगह पर लोगों को इन्वाइट करती है। ये होने से बहुत ये आगे बढ़ेगा गुजरात राज्य। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको जम्मू में बाढ़ के प्रलय की एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू से ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में वहां पर भयानक मंजर दिख रहा है। कई इलाके टापू बन गए हैं, लोगों के आशियाने डूब चुके हैं, सैकड़ों लोगों का पलायन हो चुका है। जम्मू में बाढ़ की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना और बीएसएफ की तरफ से मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनके साथ स्थानीय लोग भी ऐसे हालात में मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं जम्मू में आई विनाशकारी बाढ़ का असर रेल यातायात पर बड़े स्तर पर पड़ा है। अब तक राजधानी दिल्ली से जम्मू डिवीजन की 70 ट्रेनों को कैंसिल किया जा चुका है। साथ ही आईआरसीटीसी को मंत्रालय की तरफ से टिकट कैंसिलेशन का रिफंड 24 घंटे के अंदर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं।
आई तबाही के बाद हजारों लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। खास तौर पर अगर हम जम्मू की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसेंजर्स की संख्या देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बाकायदा एक हेल्प डेस्क लगाया गया है। इस हेल्प डेस्क को लगाए हुए 1 से 2 दिन हो गए हैं और लगातार यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं। कई सारी उनकी क्वेरीज है। अभी भी कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको समय पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जम्मू में जिस तरह से बर्बादी हो रही है, खराब मौसम है, उसके चलते ट्रेन उनकी कैंसिल हो गई है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हेल्प डेस्क पर पूछताछ कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है 67 के करीब ट्रेनें हैं जो नई दिल्ली से जम्मू की तरफ जाती है, उन्हें पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। और कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसे कुछ कहा जाए कि थोड़े वक्त के लिए सस्पेंड भी किया गया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेंजर्स की संख्या जो पूछताछ कर रहे हैं। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि जो भी इस तरह के पैसेंजर्स जम्मू में फंसे हुए हैं, उनके लिए नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो यहाँ पर जो जम्मू में फंसे हुए पैसेंजर्स हैं उनको दिल्ली लेकर आएगी। अरे मैं आपको दे दूं कि जिन लोगों के टिकट कैंसिल किए गए हैं, जिन पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल किए गए हैं, उन्हें तुरंत रिफंड दिया जाए। IRCTC को खास ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि विदिन 24 आवर्स ऐसे लोग जिनकी शेड्यूल्ड ट्रेन थी उनकी टिकट को कैंसिल किया गया है रेलवे की तरफ से, इसलिए उन्हें 24 घंटे के अंदर तुरंत रिफंड दिया जाए। दीपाली नंदा, दिल्ली। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार कुदरत का कहर जारी है। यहाँ पर भारी बारिश और बाढ़ से आई आपदा से अब तक 310 लोगों की जान चली गई है। साथ ही 683 के करीब सड़कें हैं जो पूरी तरह से बंद हैं। आपको बता दें ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इन इलाकों से कभी भी जो संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी उफान पर है, जिससे मनाली हाईवे जो एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बहाव की वजह से कई घर हैं जो पूरी तरह से बह गए और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से भी यहाँ पर नुकसान हुआ है और एक जो आंकलन है वो ये कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व का नुकसान इस बाढ़ की वजह से हुआ है। तो देश के आधे से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है, चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नालों में उफान है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कुदरत के इस कहर के बीच लोगों की जान जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक नदियों के किनारे जो इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। हर जगह रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इन 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से बादलों के रौद्र रूप से हर जगह हाहाकार मचा है। कहीं एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी है तो कहीं सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। कई जगह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं। अब खबर बिहार से, जहां बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे जाने के मामले में पुलिस ने दरभंगा में मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने पटना के थाने में शिकायत की थी। विवाद बढ़ने पर मंच के आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगता हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे 1-2 जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उससे माइक छीन भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की जापान यात्रा पर जाएंगे। इसके बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री चीन में रहेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां 15वें भारत जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी भारत और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की समीक्षा करेंगे। इसमें सुरक्षा, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक, इनोवेशन और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के मुद्दे भी शामिल रहेंगे। जापान के बाद प्रधानमंत्री शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए चीन जाएंगे। एससीओ समिट की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।